मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के दो सब ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 200 के 200 सवाल को ध्यान से देखिए और देखिए कि कैसे कैसे सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो पहला ही सवाल है जो कि 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो इस प्रकार आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो सवाल है इतने साल में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सवाल है कि मानव का हृदय किससे घिरा हुआ है, मानव का जो हृदय है वो किससे घिरा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। सभी सवाल को एक बार जरूर देखिएगा और रट लीजिएगा कि ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्खी। मक्खी जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक होता है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम लोग आरबीसी के भी नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, जड़ से, तना से, पत्तियों से, क्या से, इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों में जो श्वसन होता है वो आपके जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंध रखती है। कौन ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निमोनिया। निमोनिया जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि मनुष्य के श्वेत रक्त की कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम लोग WBC के भी नाम से जानते हैं, उसकी जीवन अवधि कितना होता है मेरे भाई, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की WBC की जीवन अवधि 12 से 20 दिन की होती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संवहन ऊतक है। यदि आप 9th क्लास भी पढ़े हैं, यदि 10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो इन दोनों जगह दिया है कि इनमें से संवहन ऊतक कौन है। तो जो हम लोग का जाइलम और फ्लोएम होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, संवहन ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजुआ होता है अपने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो जो प्रोटोजुआ होता है अपने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण के द्वारा करता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। अगला सवाल दिया गया है कि मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है। अगला सवाल है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन है। इनमें से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करना होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है। नियंत्रण समन्वय आप लोग पढ़े हैं तो पीछे वाले भारतीय भवन की किताब में दिया गया कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। अगला सवाल दिया गया है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम पोषण भी है, श्वसन भी है और जनन भी है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। अगला सवाल दिया गया है दोस्त कि आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई तो क्या होती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
इसको याद रखिएगा, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण में भी उत्तल और लेंस में भी उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और दर्पण में अवतल और लेंस में भी अवतल, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। यानी कि प्लस उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का होता है, और माइनस अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का होता है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है और कौन सा लेंस होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, जहाँ की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का रियल में करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? चिन्ह परिपाटी में, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? आप लोगों को मालूम होगा कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी में लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किसी दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। 15-16 से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, बस हमको दिखाई दे रहा है कि फोकस दूरी क्या है, माइनस है। फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, माइनस। तो कौन ऐसा दर्पण है, कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि प्लस यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा में sin r। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है भाई साहब, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास को दोस्तों कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? यदि चैप्टर नंबर 1 में यदि आप लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे, उसकी परिभाषा पढ़े हैं, तो इसका जवाब दे दीजिए, इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। और विस्थापन में भी कौन है? तो एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अलग हो जाता है और विस्थापन अभिक्रिया अलग हो जाता है। अब अगला सवाल है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, उससे मतलब हिम्मत रखिए, क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो जब दो या दो से अधिक मिलकर एक बड़का का निर्माण कर देगा, एक नया पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर दो गो मिल के एक नया का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अवक्षेपण है यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो जब भी किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है तो उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? CaO है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया का भी हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो को मिलके एक नया का तत्व का निर्माण कर देगा, नया पदार्थ का निर्माण कर देगा।
जबकि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक ही बड़ा टूट के दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह एगो टूट के दो गो तीन गो में बना देता है। अगला सवाल है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगला सवाल दोस्तों बताइए कि यह कौन ऐसी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर एगो मिल के दो गो भाग में टूट गया तो यह कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों क्या है, एक ही है। अगला सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है कि किस दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल लेंस भी लगाया जाता है और अवतल लेंस भी लगाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो किस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला सवाल है कि वायु के सूक्ष्म कण में किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करता है, यानी कि किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, वायु के सूक्ष्म कण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीले रंग का। अगला सवाल दिया कि मानव नेत्र कार्य कैसा करता है। तो जो हम लोग का मानव नेत्र है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन उत्तल लेंस तो है नहीं, तो कैमरे की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दोस्तों काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होता है वो निर्वात में होगा, और जो कि ऑप्शन के अनुसार यदि दिया है सवाल प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होगा, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका दोस्तों शीशा में, कांच में। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है। तो प्रकाश में कौन ऐसा रंग है जो अधिक प्रकीर्णित करता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ के आए, नीला जो रंग है वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। अगला सवाल दिया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला सवाल है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है। तो भारत के पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन ये 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए अगला सवाल दिया गया है कि टरबाइन के आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो टरबाइन के आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। अगला सवाल है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है। तो बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें करता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। तो जो हाइड्रोजन बम भी है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला सवाल है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि आपको भूगोल में भी पढ़ना है। अगला सवाल है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप राजस्थान के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। अगला सवाल दिया गया है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो कौन सा पीएच मान निकलता है। तो जब जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो वह कैसा विलयन बनाता है। तो 7 से कम बनाता है। वो 7 से कम वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लीय बोलेंगे। अगला सवाल है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ के कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली चूना भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कौन ऐसा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है।
इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है? तो जो दीवार पर पेंट करने वाला चूना होता है उसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ए लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो यदि आप लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़े हैं तो उसमें पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन ऐसा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OH माइनस लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला सवाल है कि कौन ऐसा विलियम है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं। और ऑप्शन में कहाँ है? तो अम्ल का मान होता है 7 से कम। अम्ल जो होता है 7 से कम होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी कि जो कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है, लेकिन ऑप्शन में तो हमको नहीं कहीं लगता है। यह हम यहाँ पर होना चाहिए 1/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1/2 होगा तो अब सही होगा, नहीं था ऑप्शन नंबर डी मार के आ जाएंगे। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रियल में जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम NaCl प्लस KiO3 दोनों क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। अगला सवाल है कि लवंग का तेल जो है वह किस प्रकार का सूचक होता है? लवंग का जो तेल होता है वह किस प्रकार का सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवंग का तेल गंधीय सूचक है। अगला सवाल है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दीवार या सिनेप्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु पूछे या दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को पूछे, दोनों को क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। दिमाग का काम क्या है? हृदय का स्पंदन करना, सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वह 3 प्रकार की होती है। अगला सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अगला सवाल है कि लैंगरहैंस की दीपिकाई पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाई होती है वो आपके अग्नाशय में पाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से किसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इनमें से किसको कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पुरुष हार्मोन है? इनमें से कौन पुरुष हार्मोन है? तो जो टेस्टोस्टेरोन है यह पुरुष हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ये देखिए 3 सवाल आपसे परीक्षा में पूछ दिया है, इसका आंसर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पत्तियों का जब मुरझाना है वह एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। अगला सवाल है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन है? तो जड़ों का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुकर्षण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से सभी लोग जानते हैं कि गलगंड या घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है? मनुष्य का कौन ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? जो पश्च मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, वही ये सब काम करता है। अगला सवाल है कि
पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करने में किस प्रकार का अनुवर्तन संबंधित है। ये भी 2 बार सवाल पूछा है। सवाल बड़ा देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि सवाल 2 बार पूछे इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो सवाल है कि पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि करने किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायनावर्तन, केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि इनमें से पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है। तो जो हाइड्रा होता है यह पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो पुष्प का जो मेल जननांग होता है, पुरुष जननांग होता है, नर जननांग होता है, उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को यौनारंभ कहते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में नर जननांग इनमें से कौन है। तो मनुष्य में नर जननांग शुक्रवाहिका भी होता है, तो ठीक है, मूत्रमार्ग भी होता है, वृषण भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं उनका मोचन शुक्रवाहिका में होता है। अगला सवाल है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप इंग्लिश में इसको जाइगोट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जाइगोट बोलते हैं, और हिंदी में इसको युग्मनज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु अधिवृषण में संचित होते हैं। अगला सवाल है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला सवाल है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। तो जो मानव का जनन अंग है वह 18 वर्ष की अवस्था में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। अगला सवाल है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। सभी जगह होता है, गर्भाशय में, अंडाशय, वृषण में ना। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आपका वृषण में होता है। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ये कई 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल दिया गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जूल प्रति कूलम जे बटा में सी बराबर क्या होता है। तो यदि आप लोग फॉर्मूला पढ़ें 1 वोल्ट बराबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट बराबर होता है जे बटा में सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगला सवाल है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है कि 1 कूलाम तुल्य आवेश है। 1 कूलाम बराबर क्या होता है। तो 1 कूलाम बराबर होता है दोस्तों 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। तो एक विद्युत जो यूनिट होता है वो किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 विद्युत यूनिट के बराबर होता है। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। ये भी सवाल है कि 1 किलोवाट जो है वो कितने के बराबर होता है। तो जो 1 किलोवाट है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला सवाल है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। ये बायोलॉजी का भी सवाल है, ये आपके फिजिक्स का भी सवाल है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी होता है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन के तार से बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। किलोवाट जो घंटा है वो आपके 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अधातु है। इनमें से कौन अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कार्बन होता है उसे हम लोग अधातु कहते हैं। केमिस्ट्री का ये भी सवाल है कि कार्बन क्या है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो कार्बन है वो अधातु है। तो जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा। तो अधातु हो जाएगा। जो अधातु है वो कार्बन है वो अधातु है। ऐसे तो अधातु की संख्या बहुत सारा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन क्या है, अधातु है। अगला सवाल है कि सिलिका क्या है। ये भी सवाल है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका एक उपधातु के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं।
तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। अगला सवाल है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अगला सवाल है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अगला सवाल है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। इनमें से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो मैग्नीशियम ये क्या है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। अगला सवाल है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। अगला सवाल है कि कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। अगला सवाल है कि साधारण गंधक, साला नहीं बोलना है भाई साहब, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो साधारण जो गंधक होता है वह ताज की आकृति में पाया जाता है, जिसको हम लोग A60 भी कहते हैं। अगला सवाल है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। अगला सवाल कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी सही उत्तर। अगला सवाल है कि सोना किस द्रव में घुल जाता है। तो जो सोना होता है वह HCl में घुल जाता है। सॉरी भाई साहब, जो सोना होता है वह अम्ल राज्य में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो अम्लगम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें पारा हमेशा एक रहता है। अगला सवाल है कि वह धातु है जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है उनमें से कौन है, AU क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्ल राज्य में घुल जाएगा। अगला सवाल है कि अपघटक का उदाहरण कौन है। अपघटक का उदाहरण कौन है। तो अपघटक का उदाहरण दोस्तों कवक होता है। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना है। तो वन को ही संरक्षित करना है। और वन में क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो जंगल है वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। सबसे अधिक उष्मा के लिए इनमें से जो उत्तरदायी है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो ओजोन परत है वह पृथ्वी को अवरक्त किरण से भी, तापीय विकिरण से भी और पराबैंगनी किरण से तो रक्षा करती हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ओजोन परत होता है वह तीनों किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल है कि कौन अजैव निम्नकरणीय कचरा है। इनमें से कौन अजैव निम्नकरणीय कचरा है। जो टिश्यू पेपर होता है वह अजैव निम्नकरणीय कचरा है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। तो जो तिलचट्टा होते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी जीव होते हैं। अगला सवाल है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कौन कहलाते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु और कौन सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से वन आहार श्रृंखला कौन कहा होता है। क्या बाघ को घास खाता है, ना। क्या घास को हिरण खाता है, हाँ, हिरण को बाघ खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। तो सूर्य द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण ओजोन परत में अवशोषित होता है। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। तो पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में जो होता है वह त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। तो जो हम लोग का वायुमंडल है वह 5 भागों में बटा हुआ है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक रॉबर्ट डार्विन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है दोस्तों, डीएनए, ये डीएनए का एक फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इनमें से डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। तो कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। अगला सवाल है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। अगला सवाल है विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। अगला सवाल है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को टी से सूचित किया था। अगला सवाल
मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी से न सूचित किया था जी भाई साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल है किसके मत अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो यह किसने कहा था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेंडल ने कहा था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला सवाल है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अगला सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल है कि किसी जीव की जीनी टाइप संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीपोटाइप कहलाती है। अगला सवाल है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पक्षी तथा तितली का अंग कौन है? तो इनमें से जो पक्षी और तितली का अंग है वह असमजात अंग का उदाहरण है। अगला सवाल है कि डायनेमो के सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो डायनेमो के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला सवाल है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। अगला सवाल है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर भी आधारित है और आर्मेचर के घूमने पर भी आधारित होती है। अगला सवाल है कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। अगला सवाल है कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। अगला सवाल है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला रंग का होता है। अगला सवाल है कि किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो जो विद्युत मोटर होता है उसमें जो युक्ति होती है विभक्त बल दिक् परिवर्तन का काम करती है। अगला सवाल है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके दोनों सिरों के बीच की विभवांतर का मान कितना होता है? इनके दोनों सिरों के बीच की विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है। अगला सवाल है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति करता है उसे क्या कहते हैं? तो उस उपकरण को हम लोग दोस्तों गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है कि एक प्ररूपी सब सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? तो जो एक प्ररूपी सौ सेल होता है वो 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक अपना विभवांतर विकसित कर सकता है। अगला सवाल है कि एक ऐसा विभवांतर विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा विद्युत धारा जो समान समय अंतराल पर अपने दिशा को परिवर्तन कर लेता है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि घर में विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू परिपथ में जो विद्युन्मय तार होते हैं जो धनात्मक तार होते हैं वह लाल रंग के होते हैं। अगला सवाल है एथेनॉल जिसे एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल को एथेनॉल के भी नाम से जाना जाता है, उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो इसका क्रियाशील मूलक OH होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सहसंयोजी यौगिक है? इनमें से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4 जो है वह सहसंयोजी यौगिक है। अगला सवाल है कि COOH किस मूलक को कहते हैं? तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि CHO किस क्रियाशील मूलक को कहा जाता है? तो CHO दोस्तों एल्डिहाइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि N2 के बीच में कितने अबंध काम करते हैं? तो नाइट्रोजन जो परमाणु होता है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, इसका सूत्र C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा सबसे कठोर तत्व है। अगला सवाल है कि अक्रिय तत्व कौन है?
अक्रिय तत्व कौन है? तो जो हीलियम होता है यह अक्रिय गैस होता है, अक्रिय तत्व होता है। अगला सवाल है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो जो क्लोरीन होता है उसकी संयोजकता सबसे पहले परमाणु संख्या 2 और 7 होता है। तो यह एक अवरी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जो C6H12O6 जो होते हैं वो क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH किसका क्रियाशील मूलक होता है? तो दोस्तों एथेनॉल जो होता है, एल्कोहल जो होता है, उसी का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैव गैस का मुख्य अवयव तत्व कौन होते हैं? जैव गैस जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं, जैव गैस को इंग्लिश में बायोगैस कहा जाता है। तो इसका मुख्य अवयव जो होता है मीथेन होता है और इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। अगला सवाल है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। अगला सवाल है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n होता है, जबकि CnH2n+2 एल्केन का होता है और CnH2n-2 दोस्तों एल्काइन का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के तत्वों को एल्केन कहा जाता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं और समूह 2 के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। अगला सवाल है किसी तत्व में 2 गो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए, तो कौन ऐसा तत्व है? तो किसी तत्व में 2 गो इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नियॉन कहते हैं, हीलियम नियॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नियॉन हो जाएगा इसका सही उत्तर। आर्गन नहीं होगा, क्लोरीन सोडियम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, एगो हाइड्रोजन होता है, एगो हीलियम होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन तत्व के धातु है? इनमें से कौन तत्व के धातु है? तो जब भी तत्व के धातु पूछेगा तो सबसे पहले उसके परमाणु संख्या उठाइए, परमाणु संख्या को तोड़िए 2 और 7, परमाणु संख्या इसका 12 है तो तोड़िए 2 8 2, इसका परमाणु संख्या दोस्तों है 2 और 4 और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2 और 6। तो याद रखिए, यदि आप लोग भारतीय भवन में पढ़े या धातु अधातु पढ़े हैं तो धातु का पहचानने का तरीका होता है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 1 2 3 आ जाए, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 1 या 2 या 3, तीनों में से कोनो एगो आ जाए तो वो धातु है, अन्यथा उसके अलावा बाकी सब क्या है? ये तो अधातु है या था उपधातु है। तो इसके लास्ट में क्या है? 7 है, यानी कि ये धातु नहीं है। इसके लास्ट में 4 आई, ये धातु नहीं है। इसके लास्ट में 6, ये धातु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि 12 को हम लोगों ने तोड़ा तो 2 8 2 आया और इसके लास्ट में 2 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, धातु का पहचानने का तरीका है सबसे पहले परमाणु संख्या को तोड़िए, यदि लास्ट में 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। अगला सवाल है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 7 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने प्रस्तुतिकरण किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप को लोथर मोसले ने किया था, तो लोथर कहाँ लग गया? मोसले ने किया था। अगला सवाल है कि किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो जो एम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। ये 10वीं में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको 9th क्लास में जरूर पढ़ना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है किसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? बाकी जितने भी आए, मेंडलीव, उसका न्यूलैंड साहब आए, या एक त्रिक नियम देने वाला कौन था भाई साहब? न्यूलैंड का स्टक नियम, और एक त्रिक वाले भी आए थे। इन्होंने बोला था कि सबके सब परमाणु द्रव्यमान पर सजा दो, लेकिन जब मोजले साहब आए तो उसने कहा कि उसको परमाणु द्रव्यमान पे मत सजाओ, उसको सजाओ तुम परमाणु संख्या के आधार पर। वहीं से एक नया आवर्त सारणी निकला जिसे हम लोग मोसले का भी आवर्त सारणी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? परमाणु का साइज मतलब परमाणु का आकार क्या होता है? तो ऐसे तो आपको लिखवाया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटता है। अगला सवाल है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो जो ओजोन जो है उसका आणविक सूत्र O3 होता है, O3 होता है। अगला सवाल है किस तत्व में
किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? आप लोग बनाइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या लिखिए, उसको तोड़िए। फास्फोरस का तोड़िए, सोडियम को तोड़िए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या लिख लीजिएगा तो सबसे तोड़िए, तो तोड़िएगा तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? फास्फोरस का आएगा, पी का आएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया है और यहीं से टोटल 200 सवाल को हम लोग समाप्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।